प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव पर तीसरा व्याख्यान। इससे पहले हमने बात की थी कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से यहाँ शोषण प्रारंभ किया कृषि के क्षेत्र में। और यद्यपि अंग्रेजों की भू राजस्व जो है वो उनकी आय का एक प्रमुख जरिया था। अंग्रेज लगान वसूल करते थे और यह उनकी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था, मुख्य स्रोत था। और मैंने कल आंकड़े बताए थे कि 1878 के आंकड़े बताए, फिर 1889 के बताए, 1901 के बताए। लगातार उनका लगान बढ़ता जा रहा था, यानी कि उनकी आय बढ़ती जा रही थी। और विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि किसान को भी खेती से लाभ बढ़ता जा रहा था। किसान से वसूलते थे ना वो, तो जब अंग्रेज अधिक लगान वसूल रहे हैं, इसका मतलब किसान के पास में अधिक खेती हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। किसान की आय कम होती जा रही थी, किसान का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, अंग्रेजों की आय बढ़ती जा रही थी और उनका आर्थिक स्वास्थ्य अंग्रेजों का सुधरता जा रहा था। और मैंने यह भी बताया था, चर्चा की थी अपन ने, कि अंग्रेज़ों ने स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी, रैयतबाड़ी, इन व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल लगान वसूली का, उनका किस प्रकार से उनको लगान वसूल करना है, उनका जो एक मैकेनिज्म जो होता है किसी डिपार्टमेंट का, वो जरूर एक्सरसाइज वो करते रहे। लेकिन किसान की स्थिति कैसे सुधरे? और फिर जब उनको लगातार लगान चाहिए और वो भी कैश में चाहिए, तो फिर वो किसान को मजबूर करते हैं कि वो नील की खेती करे, वो जूट की खेती करे, वो पोस्त की खेती करे, वो चाय की खेती करे। ये जो कैश वाली जो फसलें हैं वो पैदा करे, ताकि अंग्रेज़ों को असुविधा नहीं हो, अंग्रेज़ों को अधिक लाभ मिलता रहे। और कृषि के ऊपर इतना वो लगान बढ़ाते जा रहे हैं और वो उनकी आय का जरिया, लेकिन उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कृषि का आधुनिकीकरण कैसे हो, इसके लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किए। यद्यपि 1870 में उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोला, पंजाब में भी, बंगाल में भी, लेकिन उनका जो ध्यान है वो उन चीज़ों पर रहा कि जिनकी यूरोप में डिमांड है। जैसे उनको अमेरिका से जब कपास मिलना बंद हो गया, अमेरिका में जब सिविल वार चल रहा था, तो अंग्रेज़ों को कपास की अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि उनके मैनचेस्टर और लंकाशायर में जो उनकी फैक्ट्रीज थी, उनके लिए कपास चाहिए था। तो फिर वो पंजाब के किसानों को बाध्य करते हैं कि वो किसान कपास पैदा करके दे। ये चर्चाएं विद्यार्थियों हमने पिछले व्याख्यान में की थी। यहाँ यह भी आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करवाने का भी कोई प्रयास नहीं किया, जबकि वे इस तथ्य से परिचित थे कि भारतीय किसान, भारतीय खेती, इंडियन फार्मर्स गैम्बल इन रेन, यानी कि भारतीय खेती एक जुआ है, क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर है, वो मौसम पर निर्भर है। किसान सदैव अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों से पीड़ित रहते थे। पंजाब और संयुक्त प्रांत के किसान इस व्याधि से कम ग्रसित थे। संयुक्त प्रांत का आधुनिकीकरण ब्रिटिश सरकार ने नहरों व बांधों से न करके सड़कों के निर्माण, रेलगाड़ी का जो प्रचलन है उससे
आधुनिकीकरण हो रहा है। 1849 में रेल की पटरियां बिछाने का कार्य प्रारंभ हो गया था विद्यार्थियों। आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय यहाँ रेल आई और 1869 में 5015 मील तक रेलवे लाइन बिछा दी गई। भारत में जो रेल का विस्तार हुआ उसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारतीय उद्योगों के लिए ब्रिटिश उद्योगों के लिए चारों ओर से कच्चा माल जुटाया जाए और उनकी खपत के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाए। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय रेल व्यवस्था को विश्व की बड़ी रेल व्यवस्थाओं में चौथे स्थान पर ला दिया। इसने देश की परिवहन व्यवस्था में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था हमारा, जो बहुत पुअर था, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। उस समय भारतीय रेल संबंधी 33 प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जिनमें 24 निजी कंपनियां थी। शेष 4 में भारतीय राजकीय और 5 पर देशी रियासतों का नियंत्रण था। इस प्रकार स्वामित्व और प्रबंधन की दृष्टि से तब संपूर्ण भारतीय रेल व्यवस्था ने एक जटिल व्यवस्था का रूप धारण कर रखा था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी तो यह कहते थे कि उन्होंने जो रेल व्यवस्था भारत में स्थापित की है वह है भारत के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं की पूर्ति का एक प्रशासनिक उदाहरण है। जबकि राष्ट्रवादी जो देशभक्त थे, जो समझते थे चीजों को, उनके अनुसार यह भारतीयों के शोषण का एक उत्तम साधन था, क्योंकि लागत पूंजी पर कम से कम 5% लाभ के रूप में सुनिश्चित गारंटी के नाम पर जो धन एकत्रित किया जा रहा था, उससे ब्रिटिश शासक अपने स्वामित्व वाली पूंजी का निर्माण करना चाहते थे, एक कैपिटल बनाना चाहते थे। गारंटी के पक्ष में अंग्रेज तर्क प्रस्तुत करते थे कि चाहे देश की संपत्ति की निकासी माना जाए, पर यह एक आवश्यक बुराई। इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने भारत में जो रेल का जाल बिछाया वह निजी लाभ की दृष्टि से था, न कि कोई भारतीयों के वेलफेयर के लिए था। रेल के द्वारा जो भी कमाई होती थी वह कमाई विद्यार्थियों सीधा इंग्लैंड जाती थी, न कि भारतीयों के सुख सुविधाओं के लिए खर्च होती थी। भारत में उसका कुछ नहीं था, वो सारा जो लाभ था, क्योंकि वो लाभ के लिए उन्होंने शुरू किया था। अब उन्होंने स्वयं के लिए प्रारंभ किया, भारतीयों को उससे कुछ लाभ हो गया, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो वही शोषण था। और ये जो रेलगाड़ियां हैं ये भी भारतीयों के शोषण का एक प्रतीक ही थी। उस परिप्रेक्ष्य में रेलों के नाम पर इंग्लैंड के पूंजीपतियों का पैसा लगाया हुआ था। उसमें घाटा लगने पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसकी पूर्ति की गारंटी दी गई थी और रेलों के निर्माण के लिए कच्चा लोहा सस्ते दामों पर भारत से निर्यात किया गया। और उस कच्चे लोहे को स्टील में बदल कर रेलवे लाइन के रूप में इंग्लैंड से भारत निर्यात किया गया। देखिए आप, रेल इंजन व डिब्बे इंग्लैंड से निर्मित होकर भारत आते हैं, वह सारा पैसा भारत से इंग्लैंड चला जाता है।
भारत में रेलों का जाल बिछ जाने से देश का कच्चा माल सुगमता से भारत के बंदरगाहों पर एकत्रित होने लगा और उन बंदरगाहों के माध्यम से वह इंग्लैंड जाने लगा और इंग्लैंड का तैयार माल भारतीय बंदरगाहों पर उतरकर रेलों के माध्यम से देश के कोने कोने के बाजारों में पहुंचने लगा। इस प्रकार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो भारी उत्पादन जो हुआ, जो प्रोडक्शन उनका बढ़ा, वह सब भारत के बाजार में खपने लगा और भारत का सोना, भारत का गोल्ड इंग्लैंड जाने लगा। स्पष्ट है भारतीयों को निर्माण और माल लदान दोनों ही कार्यों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता था। इससे भारत की आर्थिक स्थिति में रेल के चलने से आर्थिक क्षेत्र में भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ। निसंदेह रेलों के प्रचलन से भारत का निर्यात भी बढ़ा और आयात भी बढ़ा, परंतु ये दोनों भारत की आर्थिक अवस्था को दयनीय बनाने के कारण बन गए। निर्यात में भारत का कच्चा माल यहां से जाता था, उसे इंग्लैंड वाले कोड़ियों के भाव खरीद कर लेके जाते थे और तैयार माल भारत को बेचते थे। निस्संदेह भारत इस आयात निर्यात के विदेशी बाजार से जुड़ गया और आंतरिक रूप से वह एक राष्ट्र के रूप में परिणित हो गया। इससे वह अब बाजार खंडों का देश नहीं रहा, जो कभी बाजार खंडों का देश कहा जाता था, परंतु आर्थिक दृष्टि से यह व्यापार भारत को लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। एक तरफ तो लंकाशायर व मैनचेस्टर के सूती कपड़ों की भारतीय बाजारों में बाढ़ आ गई। जैसे आज चाइनीज माल भरे पड़े विद्यार्थियों, आप हर चीज पे देखते हैं मेड इन चाइना, वैसे उस समय भारतीय बाजारों में इंग्लैंड का जो कपड़ा है वो आ गया। इससे जो हमारे बुनकर थे, उन बुनकरों को अब कपास भी उपलब्ध नहीं होने लगी, क्योंकि सारी जो कपास थी यहाँ से खरीद के इंग्लैंड लिए जा रहे थे। उनकी स्थिति खराब हुई और जो हमारा भारत का उन्नत वस्त्र उद्योग था विद्यार्थियों, यूं कहें कि वो विनाश की गर्त में समा गया। विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार के जो 200 वर्षों का जो काल है, उसमें भारत में बहुत अकाल भी पड़े। अकाल ऐसा नहीं है कि भारत में पहले अतिवृष्टि और अनावृष्टि की समस्याएं नहीं थी, मानसून की समस्या नहीं थी, मौसम की नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों का जो मैनेजमेंट था उसने हमारे यहाँ काल उन समयों को अकाल में बदल दिया। वरना हमारा पहले ऐसा बढ़िया मैनेजमेंट था कि वर्षों वर्षों तक यदि पानी नहीं गिरता था, फसल नहीं होती थी, तो किसान अपना काम चलाते थे। ये उनका अपना मैनेजमेंट था। लेकिन 1765 से 1855 तक कंपनी के शासनकाल में 12 अकाल पड़े। 4 बार खाद्यान्न का भारी अभाव पड़ा और खाद्यान्नों के साथ साथ चारे का अभाव हो गया। इस प्रकार भारतीय किसान 2 प्रकार से प्रभावित हुए, खाने के अभाव से और उनकी जो पशु हैं वो चारे के अभाव से। अकाल में लाखों लोग और लाखों जानवर मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1875 से 1900 के 25 वर्षीय अकाल में विद्यार्थियों करीब 15 लाख लोग मरे। 1860 के उपरांत अकाल में एक नवीन बात देखी गई। अकाल में अनाज का अभाव नहीं था, परंतु बेरोजगारी के कारण लोगों में अनाज खरीदने की
जो एक कैपेसिटी जो होती है वो विद्यार्थियों लोगों के पास में नहीं रही। अब विद्यार्थियों इस कारण से बेरोजगारी हुई और कुछ स्थानों पर विद्रोह दंगे हुए, वो अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।